डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी टेक्नीशियन में। वो है ईसीजी। वो क्या है? ईसीजी। ओके। अगर किसी को भी कोई हार्ट प्रॉब्लम होता है, वो कहता है मुझे यहाँ स्टर्नम में दर्द हो रहा है, तो वो उसे कहते हैं कि जी जाओ ईसीजी करा लो। ईसीजी, तो आपने देखा होगा कि वो ईसीजी करता है और वो एक पट्टी ग्राफ से निकल आता है, उसके ऊपर इस तरह की वेव्स बनी होती है। ओके, ठीक है। तो अब लेकिन हमने इसको डिफाइन करना है, तो पहले हम इसको डिफाइन करेंगे और इसकी डेफिनेशन इस ईसीजी में ही लिखी हुई है। देखिए कैसे। ई से क्या है? इलेक्ट्रो, ये देखो, इलेक्ट्रो कार्डियो, जी से ग्राफी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। अच्छा, अब ये क्या है? अब दूसरा ये पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कार्डिक हार्ट मसल है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ इन ग्राफिकली, इन क्या मतलब है? मेजरमेंट ऑफ, क्या है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है। और उसको शो कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ओके, आप समझ आ गए ना? देखो, ईसीजी मीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज नोन एज, और जो ये जो स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। इसको कहते हैं, जो रिकॉर्ड आ जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे क्या कहते हैं? ग्राम। एक्टिविटी हो गया तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम कहते हैं, और इसे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ओके, क्लियर हो गया ना? अच्छा, फिर देखिए, अब हमने एक ईसीजी पे देखना है कि जी इसमें किस तरह की ये डायग्राम ग्राफ बनता है। तो ये वेव्स की शक्ल में आता है। देखिए, पहले ये एक वेव है, फिर देखिए बिल्कुल सीधा ये करना है, फिर से नीचे लेके जाना है, फिर ये ऊपर ये आता है। ठीक है, बिल्कुल इसकी सीध में ये दोबारा ये एक और ये दो और ये। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो ये वेव्स हैं। ये क्या है? वेव्स हैं। बेसिकली ये एक ग्राफ बनाया गया है कि एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ आई कि नहीं है? या अच्छा, अब हमने ये बताना है कि ईसीजी का पता लग गया ना? बेटा याद रखना, जब भी हम ईसीजी पढ़ेंगे तो इसकी डायग्राम हमें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसमें तीन चीज़ें हैं जिसको हम बाद कहा जाता है कि राइट द एलिमेंट ऑफ ईसीजी। जब भी एलिमेंट ऑफ डिस्कस करें, कहते हैं ना किसी की सीरत शक्ल ये डिस्कस करते हैं, तो ईसीजी में एलिमेंट में जो डिस्कस करते हैं, पहला वेव्स करते हैं। देखिए, ये एक वेव है, इसका नाम पी दिया है। फिर ये दूसरी वेव है, इसका नाम हमने क्या दिया है? क्यू आर एस वेव। और फिर अगली वेव है, ये क्या है? टी वेव है। और ये हर ईसीजी में यू वेव नहीं शो नहीं, और किसी में होती है और किसी में नहीं भी होती है। ओके, ये हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। तो यू वेव देखिए, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव और यू वेव। ओके, तो अब एक और चीज़ देखनी है। फिर इसके बाद हमने देखना है कि सेगमेंट को इसने डिस्कस नहीं किया। देखिए, ये देखो दो लफ्ज़ हैं। वेव है, ये ऊपर होता है, एक ये जिस जगह ये बिल्कुल लाइन है ना, इसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। आइसो इलेक्ट्रिक यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगी। ओके, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव वेव। अगर ये वेव नीचे की तरफ होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेव। ठीक है, तो इसका मतलब है पी वेव में सिर्फ पॉजिटिव वेव होगी, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स में बेसिकली तीन वेव्स हैं। एक वेव का नाम क्या है? क्यू वेव, दूसरी का नाम क्या है? आर वेव, और तीसरी का नाम है एस वेव। तो इसे क्यू आर एस कम्प्लेक्स है बेसिकली। ओके, तो देखिए क्यू वेव क्या है? ये भी नेगेटिव है और एस भी नेगेटिव है। ओके, और इस तरह टी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन है बेसिकली। क्या है? डिफ्लेक्शन है फ्रॉम द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके, अगर ऊपर चला जाए
तो पॉजिटिव, अगर नीचे चला जाए तो नेगेटिव रिफ्लेक्शंस होंगी। ओके, देखिए ये वेव्स का पढ़ लिया, पी वेव और क्यू आर एस वेव बेसिकली कम्प्लेक्स है। तो देखिए क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, ओके, और टी वेव है और फिर यू वेव है। फिर यहाँ पर हमने देखो अभी ये डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो रिजल्ट होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये ग्राफ किसके दरमियान होता है? टाइम के इन सेकंड और वोल्टेज में मिली वोल्टेज। ओके, फिर ये देखिए इसके एलिमेंट्स ये हैं आपके पास, पहले वेव्स आता है, फिर देखिए ये लिखा है डिफ्लेक्शन ऑफ वेव, डीपोलराइजेशन की वजह से, अगर वो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की वजह से है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वेव, और अगर नीचे की तरफ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ है तो उसकी रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो उसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमने ये देखना है कि ये वेव पैदा कब हुई। अभी तक हम वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं, सेगमेंट का हमने ये तो बताया। देखिए ये जो है ये पी और क्यू है और ये एस और टी के दरमियान जो है इसे सेगमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन आपके नोट्स में इसको डिस्कस नहीं किया गया। तो अब हम वेव पी देखते हैं। तो मैंने पहले बोला है कि जो पी वेव है ये पैदा होती है बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। आपने ये लिखना है, ठीक है। इसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? 0.1 सेकेंड और लेस होता है। एम्पलीट्यूड यानी कि जो ये वाला होता है ना एम्पलीट्यूड, ये एरिया जितना है, ठीक है ना, ठीक है। इसका 2 mm होता है। कितना होता है? 2 mm। और यहाँ वोल्टेज कितने होते हैं? 0.1 to 0.3 है। देखो ये दोनों एक जैसे हैं ना, 0.1 to 0.3 है, तो यहाँ पे भी 0.2 to 0.3 होगा। ओके, समझ आ गया ना। तो ये 1 मिली वोल्ट होगा, इसका यूनिट क्या होगा? मिली वोल्ट, क्योंकि क्यू आर एस में सबसे ज़्यादा हो रही है कंट्रैक्शन, ठीक है, तो ये इसका होगा। ओके, समझ आइए ना। फिर देखिए क्यू आर एस, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये कहा है ना। तो इसमें 3 है, क्यू नेगेटिव है, आर पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। और इसकी जो वोल्टेज होती है कितने थे? 1 मिलीमीटर, वो क्या थी? 0.1 to 0.2 मिली वोल्ट था। ये कितना है? नहीं, सिर्फ सिंपल 1 मिली वोल्ट है। ओके, फिर इसके बाद आपने पढ़ा टी वेव्स। मैंने फिर बोला था टी वेव्स जो होता है ना, ये होता है इट शोज द वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो आप ये कहेंगे कि सर जो एट्रियम था उसने भी तो रिपोलराइज होना था। हम कहते हैं उसका ड्यूरेशन इतना कम है तो उसकी रिफ्लेक्शन आती ही नहीं है, उसकी रिफ्लेक्शन आती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, इसका भी ड्यूरेशन जो होता है ना 0.2 to 0.3, यहाँ से याद रखना कि दोनों बराबर है, और मिली वोल्ट। और यू वेव क्या होता है? ये होता है रिपोलराइजेशन ऑफ द परकंजी फाइबर, और ये भी इसके में वोल्टेज भी जब 1 मिली। ओके, अब आ जाता है इंटरवल्स। क्या होता है? भी देखिए कितनी देर तक आपके एट्रियम ने डीपोलराइज होना है और कितनी देर तक आपके वेंट्रिकल ने डीपोलराइज होना है। फिर एक और तरह का डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का कंबाइंड टाइम इंटरवल है। इंटरवल मैंने होता है वफ़ा 2 के दरमियान, यानी कि एक वेव और दूसरी वेव के दरमियान वफ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एट्रियम और वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन में जो वफ़ा आएगा ना, पता है ना, ऐसे नोड से ए वी नोड पे जाता है वहाँ डिले करता है ना, रुक जाता है। तो जितनी देर रुको यही तो होगा, क्यू आर एस इंटरवल होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है? ये टोटल इंटरवल उसी तरह आ गया। देखिए क्यू इंटर, ये देखिए पहला इंटरवल क्या है बेटा? पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल को हम इस तरह भी तो लिख सकते थे, पी क्यू इंटरवल लिख सकते थे, हैं। तो उसकी वजह होती है कि बाद जगह पर क्यू वेव अपेयर ही नहीं होती, तो इसलिए हम, क्योंकि आर तो हर एक में हो रही है, तो आर वाले पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं पी। ये देखिए बिगनिंग ऑफ द पी और टिल स्टार्ट ऑफ अपना ये आर यहाँ से, ठीक है ना। ये वाला टोटल ये ड्यूरेशन जो होगा ना टाइम पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि देखिए कार्डिक इम्पल्स मूव फ्रॉम एस ए नोड टू ए वी नोड, और इसके लिए 0.1 सेकेंड। इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए,
इनमें दरमियान वफ़ा बढ़ जाए नॉर्मल वैल्यू से, तो वो क्या हो सकता है, वो कहता है एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड कंडक्शन, अक्यूट रूमेटिक फीवर। अक्यूट रूमेटिक एक डिजीज़ का नाम है, तो उसमें अक्यूट रूमेटिक फीवर में ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्यू और एस इंटरवल, ये अक्कर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर हाँ कंट्रैक्शन। और देखिए ये Q2S भी हो सकता है और R2S भी हो सकता है, Q2S भी हो सकता है और R2S भी। ओके, क्लियर है। और ये क्या 0.082.01 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है, 0.012.08.082.01 इसके सेकेंड में। अब क्यू टी इंटरवल, ये क्यू और टी इंटरवल, तो क्या मतलब है, इस ड्यूरेशन में डिपोलराइजेशन भी हो रही है, रिपोलराइजेशन भी हो रही है, किसकी भला, वेंट्रिकल की। ठीक है ना, देखिए ये देखिए इंटरवल डिपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और देखिए इसका ड्यूरेशन कितना है, ज़्यादा का 0.4 to 0.43 है। ओके, 0.4 to 0.43, तो उससे तो ज़्यादा ही होगा ना। ठीक है ना, और फिर कहता है एस टी इंटरवल, क्या होता है, एस टी इंटरवल, ये देखिए बिगिनिंग स्टार्ट बिटवीन एस टू द स्टार्ट ऑफ ये इंटरवल, इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, क्या एस टी इंटरवल। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल में, और ये 0.32 सेकेंड है, 0.32 है। ठीक है ना, अगर उसके साथ जमा इन दोनों को जमा कर देंगे तो फिर 0.4 to 0.43 आ जाएगा। क्लियर, नहीं समझ आई। ठीक है, तो ये हमने इसके एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। अब फर्दर हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि ईसीजी के फ़वाइद क्या हैं, ईसीजी के फ़वाइद क्या है। देखो बेटा, पहला फ़ायदा तो ये होगा, देखिए ईसीजी का पहला फ़ायदा क्या होगा, हार्ट डिजीज़ को पता कर लेंगे, हार्ट डिजीज़ को पता करेंगे। ठीक है ना, अच्छा इससे ये पता लगेगा कि इसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है कि नहीं हुई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये दिल जो है ना बड़ा हो जाता है, कहते हैं ना इसका दिल बड़ा हो गया है, तो वो कौन बताता है, ईसीजी में, क्योंकि इनकी नॉर्मल वैल्यू में फ़र्क आ जाता है और डॉक्टर को पता लग जाता है कि किसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो क्या होगा, क्योंकि हमने इससे डिटेल्स में पढ़ना नहीं, तो भाई इसमें कौन सी वैल्यू में चेंज आएगी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। ओके, बस समझ आ गई। तो अब वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, अच्छा फिर पेस मेकर की पोजीशन, पेस मेकर की या ऐसे नोट, ये पेस मेकर की पोजीशन। ठीक है, कि अब उसकी पोजीशन क्या होती है, वो आपके राइट एट्रियम पे होती है। ठीक है ना, इसकी पोजीशन को वो मालूम करते हैं। ठीक है ना, अच्छा इससे क्या मालूम होता है, हार्ट रेट मालूम कर सकते हैं, क्या मालूम कर सकते हैं, हार्ट रेट भी मालूम कर सकते हैं। इससे हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पता लगता है कि हार्ट अटैक हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो इनकी फाइंडिंग्स ये बताती है कि ये, और ये जो है ना कार्डिक मसल में ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड फ्लो का भी ये बता देता है। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं आ गई, बता दिया है ना है। आप कहते हैं ईसीजी के थ्रू हम ये सब कुछ मालूम कर सकते हैं, इसकी वेव पी वेव्स भी मालूम कर सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा, ईसीजी से पता लगेगा, QRS वेव्स भी पता कर सकते हैं, इसके इंटरवल भी मालूम कर सकते हैं। इंटरवल में जैसे इसके जो इंटरवल हैं, कौन से इंटरवल थे, जैसे ये PQ इंटरवल, QRS इंटरवल और QT इंटरवल और ST इंटरवल, ये हम इंटरवल्स भी मालूम कर सकते हैं। इनकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है ना, तो सिग्निफिकेंस पे हम ये मालूम करते हैं। तो फिर आपकी बुक में थोड़ा सा उसने ये बता दिया है कि क्लिनिकल फाइंडिंग है, बेसिक फैक्ट्स अबाउट ECG, बेसिक, तो जो कुछ पढ़ा है उसकी वो समरी बता रहा है। ECG इज अ टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग
द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। देखो कंपोज्ड ऑफ पी वेव, क्यू आर एस वेव, टी वेव्स एंड यू वेव्स। तो ये किस पे मुश्तमिल होती है? पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव में यू का नाम भी नहीं लिखा उसने। इफ पी वेव अकर ड्यू टू द आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, इट ड्यूरेशन इज 0.1 सेकेंड। ये समरी बता रहे हैं ना, 0.1 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड की अगर 2 mm होगा। क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स अकर ड्यू टू द वेंट्रिकुलर depolarization, its duration is 0.11 second, amplitude is 0.5 millimeter. The wave occurred due to the ventricular repolarization, वो क्या है? U wave होती है आफ्टर T waves and proceed the next P wave, और उसके बाद क्या शुरू हो जाती है? P wave दोबारा शुरू होता है। देखो बच्चे, इसके बाद दोबारा ये U wave आ गई है ना, तो इसके बाद टी वेव आ जाता है। देखिए इसने एंड में लिखा है टी वेव्स, इसने यू वेव का जिक्र नहीं किया। तो इसके बाद फिर ये शुरू हो जाती है पी वेव, क्यू आर है, इस फिर पी वेव, इस तरह ये एक लंबी लाइन हमें मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसने ये सारा आपको बता दिया। आगे अच्छा जी बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। मैंने देखा है कि हर साल जो एक एमसीक्यूज इसमें लाजमी आता है ब्लड प्रेशर में, ठीक है ना। हम अगर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के तो बहुत सारे यूनिट हैं। प्रेशर का एक यूनिट क्या होता है? ये एक यूनिट क्या होता है? mm ऑफ एच जी। mm इसे क्या पढ़ते हैं बेटा? mm ऑफ एच जी का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, तो ये इसका एक प्रेशर का एक यूनिट है। देखो अब मैं बात करता हूँ ब्लड प्रेशर की, तो मैं इसे यूँ लिखता हूँ BP, ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्लियर। तो देखें अब लफ्जी मतलब है कि प्रेशर ऑफ ब्लड। लफ्जी मतलब तो क्या है? प्रेशर ऑफ ब्लड। ओके है, लेकिन हमने इसे डिफाइन करना है, हमने इसे डिफाइन करना है। इट इज द प्रेशर, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the walls of blood vessel, on the wall of blood vessels। ठीक है ना। स्पेशली क्या होता है? एओर्टा। किस किस को याद हो गया? देखो, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, स्पेशली एओर्टा, स्पेशली एओर्टा इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर इज ऑफ 2 टाइप। हाँ जी, ब्लड प्रेशर जो होता है ना, ये कितने टाइप का होता है? 2 तरह का। एक होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक लफ्ज निकला है सिस्टोल से। क्या होता है? सिस्टोल से। और सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल या हार्ट कंट्रैक्शन। ठीक है, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसकी कंट्रैक्शन को या हार्ट की कंट्रैक्शन क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और इसी तरह डायस्टोल क्या होता है? ये डायास्टोल। ठीक है, डायस्टोल कहते हैं बेटा रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि वेंट्रिकल कह रहे हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? या नहीं है तो बता दो। क्लियर हो गया? वेंट्रिकल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आप क्या क्या ख्याल है कि ये जो एट सिस्टोल जब हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा होगा उस वक्त प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा ना। जब वो मैक्सिमम कंट्रैक्ट कर लेगा तो वो मैक्सिमम होगा। वो क्या होगा?
मैक्सिमम, अब फिर वही डेफिनेशन आपने लिखना है, इट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, उसी तरह प्रेशर एक्सर्टेड बाय द blood on the walls of blood vessel, especially aorta, during the systolic, during the systole, at a time of contraction of heart या ventricle, at a time of contraction of ventricle. क्लियर हो गया? तो अब और डायस्टोलिक का क्या होगा? उसी तरह, इट इज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the wall of blood vessel at a time of diastole, at a time of relaxation of ventricle, of ventricle. Is clear? ventricle की जो है रिलैक्सेशन के दौरान जो ब्लड प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे. ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप देखिए इसे लिखते कैसे हैं. हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट. हम लिखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर, ये लिखते हैं कि 120/80 mm ऑफ Hg. ओके, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो ये नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अब देखिए एक शख्स है कि ये 120, इसका अगर इसका मतलब क्या है, इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg है और इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg है. ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई तो बता दो. आ गई है? अच्छा, अब ये दोनों हमने डेफिनेशन बता दी. नॉर्मल पर वैल्यू क्या है? 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक क्या है? 80 mm ऑफ Hg. अब वो कहता है कि वो फैक्टर्स बताएं. क्या है? फैक्टर बताएं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है. क्या हर इंसान में ब्लड प्रेशर एक जैसा होगा? जवाब आएगा अगर नॉर्मल है, हेल्दी है तो फिर तो कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन आती हैं. तो वो कहता है कौन कौन सी वेरिएशन होती है? वो कहता है मेरे भाई एज है. क्या है? एज फैक्टर. जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाएगी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा. उसने एग्जांपल लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की. वो कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हैं इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका वो ब्लड प्रेशर बता रहा है 82, कितना होता है? 82/90 mm ऑफ Hg ये इन्फेंसी में. ओके, और फिर चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में ये किधर चला जाता है? 90/110 में, ये चाइल्डहुड में. और जब एडल्ट हो जाता है, जब यंग आप जैसा हो जाता है, तो उसका कितना हो जाता है कि 110/120. ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बता रहा है. ठीक है ना? अच्छा, और फिर जब एडल्ट, जो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और जो एडल्ट केसेस है मिडिल या हाई एज में, जैसे मेरी उम्र हो गई, तो 140/150 mm ऑफ Hg ये उन्होंने बताया है. ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, वो सिस्टोलिक की बात कर रहा है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना, ज़ाहिर है कि सिस्टोलिक जो है वो चेंज हो रहा है विद एज, विद एज, विद एज. एज के साथ वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. एज के साथ वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. ओके, समझ आ गई कि नहीं है? तो आप देखिए, आपने ये याद रखना है इन्फेंसी में कितना है? 82/90, और चाइल्डहुड में कितना है? 92/110, और उसका एडल्ट में 110/120, और इसके एडल्ट क्या है? 140/150 mm ऑफ Hg. क्लियर हो गया बेटा? अब है आपका जो उसका सेक्स. देखिए, आपके पास सेक्स के लिहाज से मेल होता है और फीमेल होती है. ठीक है, मेल का ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो ज़्यादा होता है, और फीमेल का जो होता है वो कम होता है. तो इसलिए अक्सर जब भी औरतें हैं तो वो कहता है कि जी आपके पास का ब्लड प्रेशर कम है. ओके, क्योंकि मेल का बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, उसका ब्लड भी ज़्यादा होता है, उसका हार्ट का इवन वेट भी ज़्यादा होता है. ठीक है ना? देखिए बॉडी क्या जक्चर कहेंगे,
पोस्चर कहेंगे, क्या है पोस्चर, ठीक है ना, बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का पता मैं किस हालत में हूँ। देखिए मैं खड़ा हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप बैठे हो आपका ब्लड प्रेशर उससे कम होगा। अगर आप लेटे हो तो आपका ब्लड प्रेशर और कम होगा। देखिए बॉडी पोस्चर, ठीक है ना। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, ज़्यादा। सिटिंग पोजीशन में क्या होगा, उससे कम। और लेइंग पोजीशन में सबसे कम होगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, ये आपके पास बॉडी पोस्चर है। पहला क्या बताया, एज, फिर सेक्स, फिर बॉडी पोस्चर, ठीक है। फिर है एक्सरसाइज, क्या है, एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए आपने एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज की वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। उसकी रीज़न है कि जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरे हर ऑर्गन को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब है स्लीप, ठीक है ना, क्या है, स्लीप, ठीक है। स्लीप के दौरान क्योंकि हमें एनर्जी कम चाहिए होती है तो ब्लड प्रेशर ख़त्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। स्लीप के दौरान भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, देखो आम सी बात बता रहे हैं, स्लीप के दौरान भी ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास एक आध और रह गया है, उसका आप देख लेते हैं वो कौन सा रह गया जी। एज है, बॉडी, बॉडी बिल्ड है, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा। स्लीप भी हो गया, पोस्चर भी हो गया। एक्साइटमेंट और इमोशंस, एक्साइटमेंट और, हाँ जी, ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप बहुत खुश हो रहे हैं या बहुत उदास हो रहे हैं तो उसका आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, और आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, जब आप फूड खाते हैं ना तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डायस्टोलिक बढ़ जाता है, ठीक है। कहता है कि देयर इज अ स्लाइट राइज इन द सिस्टोलिक प्रेशर, इसे करेक्ट कर ले भाई, there is a slight rise in the systolic blood pressure but the diastolic blood pressure falls due to the vasodilation in certain vessels, ठीक है भाई। क्या कहता है कि जब आप डाइजेशन ऑफ फूड कर लिया है, कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, क्या होगा, क्या, सिस्टोलिक जो है वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और डायस्टोलिक जो है वो कम हो जाता है क्योंकि वेजोडाइलेशन होती है। अब आप पूछेंगे कि वेजोडाइलेशन क्या होती है, वही जान, वेजोडाइलेशन जो होती है ना वो होता है कि ब्लड वेसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाती है तो ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ जाता है। और वेजोडाइलेशन में डायामीटर ल्यूमेन उसका बढ़ जाता है, जैसे ये ब्लड प्रेशर वो क्या बढ़ जाता है। देखिए ये एक फार्मूला मैं आपको सुना रहा हूँ कि हमारे जिस्म देखिए बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, बढ़ा भी देता है, कम भी कर देता है। आखिर इसकी ये पेपर में हर दफ़ा पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। लिखा होता है कि 120/80, लिखा होता है 130/90, 140/100। तो हमें पता होता है क्या 120/80 mm/Hg। बाज़ औक़ात क्या करता है, उसका यूनिट चेंज कर देता है, ठीक है। आपको पता है कि 120/80 से नॉर्मल mm/Hg ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए। अच्छा देखिए ये इस वक्त देखिए ये चैप्टर जो हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ के किया, अच्छा फिर हाँ आप कहते हैं कि इसे हमने मैयर कैसे करते हैं, स्फेग्मोमेनोमीटर। अब पेपर में ये सवाल आया हुआ था कि ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए कौन सा apparatus इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर, वेजोमीटर, जो भी, विस्कोमीटर, और साथ में लिखा हुआ क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। तो इसका ये होता है, ये जो हमने दिखाया था, ये दो तरह का एनोरॉइड होता है और मर्क्यूरल होता है, ठीक है। एनोरॉइड था जिसमें जो अपने हमारे पास एक घड़ी लगी हुई थी, ठीक है ना, मर्क्यूरी वाला दूसरा था, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा एक ब्लड प्रेशर
दो तरह का मेजर करते, एक होता है एनोराइड, एक होता है पल्पिटेटरी ब्लड प्रेशर और एक एनोराइड होता है, ठीक है। अच्छा, जो एनोराइड होता है ना, तो स्टेथोस्कोप रख के हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों मालूम कर सकते हैं। और दूसरा मेथड होता है पेल्पिटेटरी मेथड, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बाय पेल्पिटेटरी मेथड। उसी तक कफ आप लपेट लेंगे, मैनोमीटर लगाएंगे, एयर को इन्फ्लेट करेंगे, फिर उसको प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। जब प्रेशर को रिलीज़ करेंगे और फिर अब आपने जो फर्स्ट साउंड अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस स्टेथोस्कोप से नहीं सुनेंगे, अब उसमें आपने उसकी पल्स पे हाथ रखना है। जब देखा निस्तर में जाएं तो नर्सें ये चेक कर रहे थे, वो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो जिस जगह पर ये पल्स सुनाई दे तो उसको, उस रीडिंग को कहते हैं ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो पेल्पिटेटरी मेथड में इसने तफसील नहीं लिखी, इसने दो नाम निकले हैं, एनोराइड और पेल्पिटेटरी, ठीक है। एनोराइड का मैंने बता दिया है कि उसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों मालूम होते हैं, आपने प्रैक्टिकल किया था। और पेल्पिटेटरी में सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक होता है। इस क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक इक्वेशन है, वो है ब्लड प्रेशर। क्या है? ब्लड प्रेशर। ओके, समझ आ गई कि ब्लड प्रेशर ये लिखा है मैंने, CO नहीं है, इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट। और ये देखिए, ये मैंने PR, ये PR नहीं है पर्सनल रिलेशनशिप, ये नहीं है। ओ भैया, पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मेरे बच्चे समझ आ गए क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, फिर देखिए इसका मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर, इसका क्या मतलब है? कार्डिक आउटपुट। और इसका मतलब क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके। अच्छा, अब कार्डिक आउटपुट क्या होता है? देखिए, जब हार्ट कंटैक्ट करता है तो वो किसको पंप करता है? ब्लड को। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और वो ब्लड वेसल के थ्रू बहुत सारे एरिया में चला जाता है। ओके, तो अब हम इस कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन क्या कहेंगे? इट इज, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड, विच इज पम्प्ड, जो कि पंप्ड कर दिया जाता है इन 1 मिनट। ओके, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज pumped by heart in 1 minute. It is known as कार्डिक आउटपुट। इन 1 मिनट, 1 मिनट में जितना ब्लड को पंप करेंगे। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द blood vessels, blood vessels offered by the blood vessel to the flow, to the flow of blood। हाँ भाई, खून गुजरना चाह रहे लेकिन उसको गुजरने नहीं दे रहे। तो ये दो सूरतें में हो सकती हैं, जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन उसका ल्यूमन जो है ना, इतना था तो ये डायलेट हो गई। जब भी डायलेट होंगी ना, तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है कौन सी? वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। तो वेजो डायलेशन में क्या होती है? ये डायलेट हो जाती हैं। जब वो डायलेट होगी तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। अच्छा, जब ब्लड वेसल जो है उनका ल्यूमन कम हो जाता है तो उसे कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन।
कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल का ल्यूमन कम हो जाएगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए सर्दियों में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो सर्दियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों में डायलेशन हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है। कहते नहीं है गर्मियों में भाई मुझे मैं बाहर पसीना आया है और मुझे तो जो है ना वो कम हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। ओके, तो ये आपका ये सारा हो गया जी। अब आपके पास फार्मूला क्या हुआ अब तक पता लग गया ना कि ब्लड प्रेशर, देखो जब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जब भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब कार्डियक आउट वेजो डायलेशन होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगी। फार्मूला हो गया ना इसको देख के। अच्छा, फिर एक और चीज देखनी है, फिर एक कि कार्डिक आउटपुट क्या कहा था, इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट। ओके, आप देखें, ये देखो मेरे बच्चे कि ये दो फैक्टर पे कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू, नाउ कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस ज़रब हार्ट रेट। ये क्या है, हार्ट रेट। अब देखो ये क्या बता रहा है कि अगर आपका कार्डिक आउटपुट, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और अगर आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज ए स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट में तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड था ना, तो ये भी इट इज आल्सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। अच्छा, ये भी पंप्ड किससे होगा, पंप्ड बाय हार्ट। ठीक है, अगर 1 मिनट में होगा तो कार्डिक आउटपुट होगा और 1 हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में, एक धड़कन, वैसे 72 है ना, एक हार्ट बीट में अगर जितना ब्लड वॉल्यूम जो है वो पंप्ड होगा उसको क्या कहते हैं, इन हार्ट बीट। हार्ट बीट का हमने पहले बता दिया था कि एक सिस्टोल और प्लस डायस्टोल को हार्ट बीट कहते हैं। 1 कंट्रैक्शन 1 रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को 1 बीट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप हार्ट रेट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ इन 1 मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। अगर आपके दिल की धड़कन ज्यादा हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी। अब मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, कुछ पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम कर देती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के, डायलेट करते ब्लड प्रेशर कम। कुछ क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे आप डाययूरेटिक ले लेते हैं तो पेशाब ज़्यादा निकल जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो हार्ट रेट को कम कर देती हैं, जैसे बीटा ब्लॉक कर दें तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कम हो जाता है। तो ये हमारे पास कोई मुश्किल तो नहीं है ना। तो बस एक आपसे चीज़ बतानी है बेटा, एक लफ्ज़ होती है कि देखिए ये 120/80 है। अगर परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, परसिस्टेंट, हाँ अच्छा, एक है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। परसिस्टेंट का मतलब क्या, देखिए आपके पीछे कुत्ता भागा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप एक्सरसाइज कर रहे हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाइपरटेंशन है, आपने आज ब्लड प्रेशर चेक कराया बढ़ गया है। फिर नॉर्मल वैल्यू होती है, एक होती है प्री हाइपरटेंसिव होती है और फिर एक होती है
हाइपरटेंसिव ही हो जाता है। क्लियर हो गया। अगर सिस्टोलिक 82 89 है तो ये नॉर्मल है, प्री वो है प्री 80 है तो नॉर्मल है, 82 89 है तो ये प्री हाइपरटेंसिव है। डायस्टोलिक डायस्टोलिक ये देखिए, ये क्या है, ये नॉर्मल है। अगर 82 89 है तो प्री हाइपरटेंसिव है, अगर 90 से अबव है तो ये हाइपरटेंसिव है। ठीक है, फिर स्टेज है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 है। ठीक है, इस तरह ये देखिए इसके अंदर ये एक पैराग्राफ स्टेज 1 स्टेज 2 लिखी हुई है। ठीक है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है जी, कहता है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है बेटा, देखिए प्री हाइपरटेंसिव। ठीक है ना, हाँ देखिए नॉर्मल में कितना है, लेस देन 120, ये सिस्टोलिक का है। ठीक है, और डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, लेस देन, आखिरी पेज पे देखिए लेस देन 80। और समझ आइए नॉर्मल वैल्यू इधर देखे ना, ये मैंने ग्राफ बना लिया, इधर देखो ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। नॉर्मल क्या वाली होगी, सिस्टोलिक की 120 होगी, और डायस्टोलिक की कितनी चाहिए, लेस देन 80। और प्री हाइपरटेंसिव में ये कितनी होनी चाहिए, 120 to 139, और ये कितनी होनी चाहिए, 80 to 89। ओके, और हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1, हाई ब्लड यानी कि हाइपरटेंसिव है ना, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 1 वो 140 to 159। ओके, और ये कितना है, 92 99 तक है। और हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2 है, तो वो क्या है कि ग्रेटर देन 160 से ज़्यादा हो और ये 100 से ज़्यादा हो। क्लियर हो गया। तो ये अब स्टेज 1 स्टेज 2 में आपसे कोई MCQs पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। फिर बता रहा हूँ कि अब पहले हम डायस्टोलिक की बात करते हैं। 120 जो होगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है ना, सिस्टोलिक नॉर्मल होगा। अगर वो 120 to 139 होगा तो वो प्री हाइपरटेंसिव होगा। अगर 140 to 159 होगा तो स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन होगी। और अगर वो 160 से अबव होगा तो वो क्या होगा, स्टेज 2 हाइपरटेंशन होगी। और इसी तरह जो है ये हाँ, तो इसी तरह इसी भी आप डायस्टोलिक का भी कह देंगे, लेस देन 80 होगा तो नॉर्मल होगा, 80 to 89 होगा तो प्री, हाँ, और 90 से 99 तक होगा तो वो स्टेज 1 होगा, और अगर 100 से ज़्यादा होगी तो वो स्टेज 2 होगा। इट इज़ ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। ठीक है जी, ठीक है।